आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अपने शेड्यूल के अनुसार आज जो हमें चर्चा करनी है वो भूगोल विषय की करनी है। उत्तराखंड राज्य विशेष के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से भूगोल के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनकी चर्चा आपकी इस कक्षा में होनी है। तो सबसे पहले एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और विशेष रूप से जो आज का टॉपिक था, क्योंकि अब हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे थे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से किस प्रकार के प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनकी चर्चा समग्रता से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा और 10 सेकंड में आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, दूसरा कह रहा है वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है। पेरियार एक नदी है, आप जानते होंगे। तीसरा है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, और चौथे विकल्प में है केरल में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र या रॉकेट छोड़ने का केंद्र। इनमें से क्या है दक्षिण गंगोत्री, ये आपको बताना है। और हाल ही में जनवरी माह में यह न्यूज में था, तो निश्चित रूप से इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत के अनुसंधान संस्थानों से संबंधित पहला प्रश्न है आपका, जो कि संबंधित है दक्षिण गंगोत्री से। चलिए आपका समय प्रारंभ होता है, बताएं, जवाब दीजिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। यहां पर बात हो रही है दक्षिण गंगोत्री की, ध्यान रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री के संदर्भ में आपको जानकारी देनी है। चलिए दक्षिण गंगोत्री की बात हो रही है। आपने अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, ठीक है, अंटार्कटिका का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण गंगोत्री की, तो आपको बता दें अंटार्कटिका में भारत के कुछ शोध संस्थान हैं, आप कह सकते हैं शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में भारत के, जिनमें से वर्तमान समय में 2 कार्यशील हैं। और सबसे पहला जो शोध केंद्र था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री क्या हो गया आपका? दक्षिण गंगोत्री आपका हो गया अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला शोध केंद्र। दूसरा केंद्र कौन सा बनाया गया? दूसरा केंद्र यहाँ पे बनाया गया था मैत्री नाम का। और तीसरा जो बनाया गया है, जो नवीनतम है, इसका नाम है भारती। तो भारत के अंटार्कटिका में 3 शोध केंद्र हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती, जिनमें से दक्षिण गंगोत्री अब कार्यशील नहीं है, मैत्री और भारती कार्यशील हैं, जिनसे हमारा कार्य चल रहा है, जिनसे हम अंटार्कटिका में शोध कर रहे हैं। तो तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। प्रयास करिए कि तीनों साथ साथ नोट कर लीजिएगा, और इसको जब आप रिवीजन करेंगे तो त्वरित गति से इससे आपका रिवीजन होगा। अब बात हो रही है अंटार्कटिका की, तो इससे संदर्भित कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। अंटार्कटिका में एक पर्वत है जिसका नाम है विन्सन पर्वत, नाम आपने सुना होगा शायद, विन्सन पर्वत है। यह अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलता है और यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा बिंदु है, नाम है विन्सन पर्वत, ये आपको याद रखना है। और ये जो पर्वत है ये सेंटिनल पर्वतमाला से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सेंटिनल पर्वतमाला। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सेंटिनल पर्वतमाला आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, किस महादेश में देखने को मिलेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अंटार्कटिका। और इसी सेंटिनल पर्वतमाला का जो सर्वोच्च आप कह सकते हैं पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, उसका नाम है विन्सन पर्वत। अब जैसे ही आपने सुना सेंटिनल पर्वत, यहां से आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि भारत में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटिनलीज। ये जो सेंटिनलीज जनजाति है, अब यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। अब सेंटिनलीज जनजाति, जैसे आपने सेंटिनल पर्वत से लिंक किया सेंटिनलीज जनजाति, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है ये सेंटिनलीज जनजाति, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें सेंटिनलीज जो जनजाति है ये विशेष रूप से आपके द्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा द्वीप है? ये द्वीप है आपका अंडमान। और अंडमान द्वीप जो आपका देखने को मिलता है, अंडमान द्वीप के उत्तरी सेंटिनल द्वीप समूह में यह देखने को मिलती है। उत्तरी सेंटिनल
द्वीप समूह है जहां पर यह जनजाति देखने को मिलती है। और पहली बार जो चर्चा में ये जनजाति आई थी, इसलिए चर्चा में आई थी क्योंकि एक अमेरिकी यात्री थे जिनकी इन जनजातियों ने जिनको मौत के घाट उतार दिया था और उनकी मौत हुई थी। इस क्षेत्र में वो गए थे कुछ रिसर्च करने, जिसके चलते ये जनजाति चर्चा में आई थी। तो आपको सेंटिनलीज जनजाति के बारे में पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जारवा जनजाति आपको देखने को मिलेगा, ओंग जनजाति आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जानते हैं अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है ये अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर पड़ती है, ये आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है आज का, जो आप जवाब देंगे आपका होमवर्क है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार का वह कौन सा समुद्री बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, ये भी आपको बताना है। तो पहला आप बताओगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस द्वीप पर स्थित है अंडमान के। दूसरा आप बताओगे कि कौन सा समुद्री बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। ये दोनों प्रश्न कई बार करंट अफेयर्स में आपको बताए गए हैं, तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब देने में सक्षम हैं, आपको जवाब देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और बता देते हैं कि अंटार्कटिका इन दिनों चर्चा में था भारत के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि भारत के 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान जो कि अंटार्कटिका के लिए था वह हाल ही में भेजा गया था। और ये जो भेजा गया था ये कहां से भेजा गया था? ये गोवा से भेजा गया था। गोवा तट से इसको रवाना किया गया था 5 जनवरी 2021 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समसामयिक संदर्भों में पूछा जा सकता है कि भारत के अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया या वैज्ञानिक दल को किस स्थान से भेजा गया, तो आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक दल को गोवा से भेजा गया। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जा सकता है कि किस जहाज से भेजा गया, किस पोत से भेजा गया, तो आपको याद रख लेना है चार्टर्ड आइस क्लास पोत जिसका नाम है एमवी वासली, इसके नाम से भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने देख लिया कि ये 40वां था, तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई 40वां यदि 2021 में भेजा गया है तो पहला कब भेजा गया था। तो अंटार्कटिका के लिए जो हमने पहला दल भेजा था शोध के लिए वो हमने भेजा था वर्ष 1981 में। कब भेजा था? वर्ष 1981 में हमने पहला दल भेजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से कि निम्न में से दक्षिण गंगोत्री क्या है, आपको 7 से 8 अन्य प्रश्नों की भी जानकारी मिली है और उम्मीद करता हूं कि इसको आप नोट डाउन करोगे। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, वह स्थान कौन सा है जहां पर केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, आपको बताना है। 4 स्थान है, बेंगलुरु, झांसी, नई दिल्ली या हैदराबाद। इनमें से वह स्थान कौन सा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से वह स्थान कौन सा है जहां पर केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलिए बताएं। चलिए इसका सही जवाब है हैदराबाद। कहां पर स्थित है ये? हैदराबाद। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज इस प्रकार के कम से कम आपको 10 से 15 संस्थान इस कक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और इन 10 से 15 संस्थानों की अवस्थिति कहां पर है वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। प्रश्न सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा शब्दों में बदलाव किया गया है और इसका भी जवाब क्या है? हैदराबाद। तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान भी आपके हैदराबाद से संदर्भित है। इसको आप बताएं। यहां पे बोला जा रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिएगा।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है, आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है, ये आपको जवाब देना है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। यह भी आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद से संबंधित 3 फैक्ट अभी तक आपने देखा है और इसको एक साथ ही नोट करिएगा तो चीजें आपकी रिवीजन के समय बेहतर रहेंगी। ठीक है, चलिए इसको बताएं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है, आपको बताना है। नई दिल्ली, हिसार, जयपुर या भोपाल, 4 विकल्प आपके साथ हैं और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। बताएं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। ठीक है, और जैसे ही बात जयपुर की आई, आपको पता होना चाहिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर में कुछ मशहूर किले हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे एक है आमागढ़ का किला। आमागढ़ का किला कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो ये जयपुर शहर है इसको बसाया किसने था, तो इसको बसाया था कुशवाहा राजपूत सवाई मान सिंह द्वितीय ने। किसने बसाया था? सॉरी, सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको बसाया था। और कब बसाया था जयपुर शहर को? तो 1727 में जयपुर शहर को बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1727 में इसको बसाया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जयपुर शहर के शिल्पी कौन थे, तो आपको बता दें इनके शिल्पी थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य यहाँ के शिल्पी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जयपुर में आपको हवा महल देखने को मिलेगा, नाहरगढ़ का किला देखने को मिलेगा, जल महल देखने को मिलेगा, अंबेर का किला देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है झालाना। झालाना लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी देखने को मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी जगह है, यदि आप कभी जयपुर जाते हैं तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जयपुर से संबंधित कुछ नृत्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे घूमर, चंग, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया के बाद आता है तेरा ताली और चेरी। ये कुछ नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं, जो राजस्थान के संबंध में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ राजस्थान के नेशनल पार्क कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर के बाद सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। सरिस्का के बाद आपको केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, केवलादेव नेशनल पार्क। इसके साथ साथ आपको डेजर्ट नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर है ये। और आपको रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना है। क्यों याद रखना है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्योंकि ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था और अब 53वां टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा आज की करंट अफेयर्स में मैं करूंगा, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तराखंड का राजस्थान का ये चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इससे पहले कौन कौन से थे? इससे पहले रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व है, सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स एक टाइगर रिजर्व है और चौथा है रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी का राजस्थान के संदर्भ में इसका जो क्रम है ये चौथा है, भारत के संदर्भ में इसका जो क्रम है ये 52वां है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान के वाइल्ड लाइफ से भी संदर्भित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ की झीलों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सांभर लेक आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद डोंडवाना, डेबार,
डेंगना और पंचमुद्रा नामक झीलें भी राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती हैं। और राजस्थान की जो झीलें आपको देखने को मिलती हैं ये सभी की सभी प्लाया झीलें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोयंबटूर, सोलन, पंतनगर या पालमपुर? इनमें से किस स्थान पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है आपको बताना है। चलें बताएं कौन सा स्थान है जहां पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपको बताना है। देखो ये स्थित है सोलन में। ठीक है, कहां पर स्थित है? सोलन में स्थित है। और सोलन है कहां पे? सोलन आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। अब यदि बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो आपको बता दें यहाँ के कुछ त्योहार हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे हल्दा यहाँ का त्योहार है, फिर साजो एक त्योहार पाया जाता है, मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है गोथी त्योहार जो कि हिमाचल प्रदेश से संदर्भित है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कई सारे नृत्य अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे नाटी नृत्य पूछा जाता है, घुघुटी नृत्य पूछा जाता है, ये भी हिमाचल से संबंधित है। इसके साथ साथ आप जाएंगे डांगी और डेपाक, डांगी और डेपाक नृत्य है, ये भी हिमाचल प्रदेश से संदर्भित है। और पांगी एक नृत्य होता है, ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ त्योहार और कुछ नृत्य आपको पता होने चाहिए। और यहाँ से आपके लिए दूसरा होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो दूसरा होमवर्क आपके लिए है, क्योंकि कई बार बताया गया है और चीजों का जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक वो आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठती नहीं है। तो चीजों का रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए क्या है? रिवीजन के लिए जिस प्रकार से आपको वर्क दिए जाते हैं वहां से करिए, क्योंकि स्वयं से तो आप रिवीजन करने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। चलिए बताएं, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। यहां पे है कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या मुंबई। तो इसका सही जवाब है कटक। ठीक है, कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। अब यहाँ पे कटक में देख लिया तो दो चीजें और आपको नोट कर लेनी है। क्या नोट कर लेनी है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको मैसूर में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको नोट करना है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान, और सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान आपको देखने को मिलेगा झांसी में। और तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में आपको देखने को मिलता है। और ये जो संस्थान है विशेष रूप से कृषि में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों पर रिसर्च करता है, शोध करता है, उनका निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है, तो ये कृषि संस्थानों से जुड़ा हुआ है। कृषि से संबंधित गतिविधियों में जिस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनका शोध और निर्माण यहाँ पर किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। अंबाला, पुणे, करनाल या इज्जत नगर? बताएं इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कहां पर यह आपको देखने को मिलता है आपको बताना। 4 विकल्प हैं, अंबाला, करनाल, इज्जत नगर और पुणे। चलिए जवाब दीजिए। यह आपको देखने को मिलता है हरियाणा में, और इनमें विकल्पों में से हरियाणा में सिर्फ एक ही स्थान संबंधित है जो कि है करनाल।
जब बात हरियाणा की आती है तो ऐतिहासिक संदर्भों में हरियाणा काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? पानीपत को लेकर। पानीपत एक स्थान पड़ता है हरियाणा में जो ऐतिहासिक संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ पर 3 युद्ध क्रम से हुए थे और तीनों ये युद्ध कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और आपको बता दें इनका वर्ष जो था वो था 1526। तो अक्सर ये जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं पानीपत के युद्धों से संबंधित वो इनके वर्षों से बनते हैं कि किस वर्ष में ये युद्ध हुए थे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये 1556 में हुआ था और 1556 में ये बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। यहाँ पे जो बैरम खां थे ये अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जो हेमू थे ये शेर शाह सूरी के सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यदि हम उसकी बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1761 में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली, नाम नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। तो यहाँ पे इनका बताने का तात्पर्य है कि कुछ चीजें हमें लिंक करके देखनी है विभिन्न संदर्भों में विभिन्न विषयों से। वो चीजें जब हम लिंक करते हैं तो हमें पढ़ने में भी आनंद आता है और चीजें हमारी जो हैं वो बेहतर होती हैं। तो पानीपत के यहाँ पे तीनों युद्धों का वर्ष आप अवश्य याद रखिएगा। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। किनके बीच लड़े गए हैं यदि जानकारी आप इसको भी रख पाते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। इसको बताएं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताएं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है आपको बताना है। नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? चलें जवाब दीजिएगा। ये आपको देखने को मिलता है कानपुर में। कहां देखने को मिलता है? कानपुर में देखने को मिलता है। और जैसे ही कानपुर की बात की हमने तो आपको कुछ फैक्ट याद आने चाहिए। जैसे कानपुर में जो कानपुर देहात का एरिया है यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है परौंख। परौंख। और परौंख गांव क्यों चर्चा में था? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति का ये गृह क्षेत्र है, ये इनका गांव है। और अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति परौंख के दौरे पर गए थे, अपने गांव गए हुए थे, ठीक है। और जब ये वहां से वापस आ रहे थे तो ये लखनऊ भी गए थे और लखनऊ में इन्होंने एक सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक का उद्घाटन किया था जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर था। तो याद रखिएगा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो ये रखी गई है लखनऊ में। किसके द्वारा रखी गई है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखी गई है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें एक स्मारक बहराइच में बन रहा है, उसका नाम क्या है आप बताओगे क्योंकि कई बार मैंने बताया है। एक दूसरा स्मारक है जो गोरखपुर में बन रहा है, ये भी आप बताओगे कि वो कौन सा है क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स में इनकी चर्चा हुई है। लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ को आपको याद रखना है कि यह गोमती नदी के किनारे स्थित एक शहर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ जो हैं ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और गोरखपुर में
एक चिड़ियाघर भी बन रहा है जो उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर होगा और इसका नाम रखा गया है अशफाक उल्लाह खां के नाम पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशफाक उल्लाह खां के नाम पर उत्तर प्रदेश में किस शहर में एक चिड़ियाघर का निर्माण हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि वो गोरखपुर में निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ आपको एक शहर याद रखना है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर एटीएस की स्थापना की गई है। यहाँ पर देवबंद नामक एक स्थान है जहाँ पर एटीएस की स्थापना की गई है। विशेष रूप से ये जो शहर है ये इस्लामिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक मदरसा है जिसके कारण ये लगातार चर्चा में रहता है। तो देवबंद शहर भी आपको याद रखना है कि सहारनपुर से संदर्भित है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, जमशेदपुर, धनबाद या भावनगर? चलिए प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, जमशेदपुर, धनबाद या भावनगर? आपको जवाब देना है, जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा सही है? ये आपको देखने को मिलता है धनबाद में। अब धनबाद कहाँ पे पड़ता है? धनबाद पड़ता है झारखंड में। और आप जानते होंगे झारखंड इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये आप बताएंगे कि इन दिनों झारखंड पूरे भारत में मुद्दा बना हुआ है। क्यों? ठीक है, अब इसी के साथ दो फैक्ट और नोट कर लीजिए। क्या? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नोट कर लीजिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो आपको देखने को मिलेगा नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नागपुर में। दूसरा नोट कर लीजिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? देखो जो शाब्दिक त्रुटियां हैं उसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि हम समझ रहे हैं प्रश्न की मांग क्या है। तो शाब्दिक जो त्रुटियां हैं उसको मैं बार बार कहता हूं, उसको इग्नोर करना है। यहां पे है स्थापित। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है आपको बताना है। चलो बताएं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? चार विकल्प हैं, नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? जवाब दीजिए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? चार विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से आप जवाब देना। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सूरत में। ठीक है, कहां पर देखने को मिलेगा? सूरत में आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बात हो रही है हीरा की, तो आपको बता दें हीरा के लिए भारत के तीन प्रमुख राज्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। ये तीन राज्य आपको याद रखने हैं हीरा के संबंध में। अब इनमें से मध्य प्रदेश आपको स्पेशली याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं पन्ना नामक जो स्थान है और इस पन्ना नामक स्थान पे एक हीरे की खदान है जिसको बोलते हैं मझगवां। तो ये मझगवां खदान आपको याद रखनी है। यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए कि भाई मझगवां खदान किससे संबंधित है, तो आपको जवाब देना है कि मझगवां खदान हीरे से संबंधित है और ये आपको पन्ना क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और जो पन्ना क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। पन्ना एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए तो इतनी जानकारी याद होनी चाहिए आपको। मझगवां खदान हीरे से संबंधित है, पन्ना क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए इसको बताएं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से क्या है? कहां पर स्थित है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड? आनंद, बड़ोदरा, गांधीनगर या वलसाड? इनमें से कहां पर स्थित है ये आपको बताना। चले चले जवाब दीजिएगा। इनमें से आपको जवाब देना है कहां पर स्थित है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड।
आपको बताते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये स्थित है आनंद में। आनंद जगह कहां पे है? गुजरात। आप जानते हैं कि दुग्ध के विकास के लिए एक क्रांति लाई गई थी जिसको बोलते थे श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जो जनक थे उनकी हाल के वर्षों में मृत्यु हुई है और इनका नाम था वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के प्रयासों से भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 देश बना था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दुग्ध विकास बोर्ड, श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब यदि दुग्ध की बात हो रही है तो निश्चित रूप से पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था भी चाहिए। तो भारतीय चारा एवं घास अनुसंधान केंद्र, या आप कह सकते हैं भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा झांसी में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा झांसी में। और झांसी से कुछ याद आया, एक कविता थी जिसकी पंक्तियां थी, खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? किस कवयित्री के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं? इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई के लिए ये पंक्तियां कि खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किस कवयित्री द्वारा लिखी गई हैं? ये आपका तीसरा होमवर्क है जो आपको जवाब देना है, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है। तो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आप भूले ना, इसके लिए आपको होमवर्क प्रतिदिन दिया जाता है, तो उसी में आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है। चलिए आगे, अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको कुछ संस्थान दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको सूची दिए हुए हैं स्थान, मतलब कि संबंधित जो संस्थान हैं ये इनमें से किस स्थान पर है आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा। पहले पे है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, दूसरा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तीसरा है सैन्य विधि संस्थान और चौथा है राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, जिसमें मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको मिधानी भी बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सैन्य उपकरण भी बनाती है। सैन्य उपकरणों को बनाने में जो धातुएं प्रयोग की जाती हैं, धातुओं पर जो रिसर्च होता है वो मिश्र धातु निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो बताएं, लिंक करें इनको, कौन सा किस स्थान से संबंधित है। चलिए आपके पास समय है 20 सेकंड का, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। देखो, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की बात हो रही है। राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान है ये आपको देखने को मिलता है कानपुर में। ठीक है, ये काउंटी नहीं, गलत है, कानपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद से संदर्भित संस्था है। सैन्य विधि संस्थान जो है ये कामठी में है, ये कामठी में है। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो आपको देखने को मिलता है ये पुणे में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें त्रुटि था, तो आप प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान कामठी में और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। यहाँ पर भी कुछ स्थान दिए हुए हैं और उन स्थानों से संबंधित कुछ संस्थान दिए हुए हैं जो शायद उस स्थान से बिलोंग करते होंगे, उस स्थान से संबंधित होंगे, इन्हीं को आपको मैच करना है। चलिए बताएं, जवाब दीजिएगा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर देखने को मिलता है? खेती प्रणाली अनुसंधान कहां पर है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे है? और सस्य वानिकी शोध संस्थान कहां पर है? आपको बताना है। 4 स्थान दिए हुए हैं, इनसे मैच कर अपने उत्तरों को चुनाव करना है। चलिए देखो, यहाँ पे है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये आपको कटक में देखने को मिलता है। दूसरा है खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय, खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय आपको देखने को मिलता है मेरठ में। तीसरे नंबर पर है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपको देखने को मिलता है भोपाल में।
और चौथा है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान, ये आपको देखने को मिलता है झांसी में। तो इनको मैच कर लीजिएगा और इन संस्थानों को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, और कल एक छात्रा ने शेयर किए थे अपने नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स थे, तो आप भी इस प्रकार से नोट्स बनाकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बताएं। यहाँ पे कुछ संस्थान हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया, जैसे CSSRI। CSSRI क्या है? CSSRI का मतलब है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। और ये संस्थान आपको देखने को मिलता है करनाल में। कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है करनाल में। दूसरा है CTCRI, इसका मतलब होता है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान जो है ये त्रिवेंद्रम में देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा है IRRI। IRRI का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और ये आपको देखने को मिलता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके बाद आता है CAZR, इसका मतलब होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और ये आपको देखने को मिलता है जोधपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर फसलों की कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं और इनमें पूछा गया है कि वह स्थान जहां पर यह स्थित हैं, जैसे DRR, DWR, DMR या DPR, 4 संस्थाएं दी हुई हैं और संबंधित स्थान दिए हुए हैं, आपको बताना है। चलो, DRR का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। और डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च जो है ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, हिंदी में भी हम बात करें चावल अनुसंधान निर्देशालय, और चावल अनुसंधान निर्देशालय आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान पर है DWR। DWR का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है ये आपको देखने को मिलता है करनाल में, मतलब गेहूं अनुसंधान निर्देशालय, ये आपको देखने को मिलेगा करनाल में। तीसरा है DMR। DMR का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, और डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं मक्का अनुसंधान निर्देशालय, और मक्का अनुसंधान निर्देशालय आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका यहाँ पे है डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, DPR। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च हिंदी में बोलते हैं दाल अनुसंधान निर्देशालय, और ये आपको देखने को मिलता है कानपुर में। तो इस आधार पे आप अपने उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। इसको बताएं। यहाँ पे 2 सूचियां दी हुई हैं, एक केंद्र दिया है और एक उद्योग दिया है। जैसे कि आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उस राज्य से संबंधित या किसी स्थान से संबंधित कि उस स्थान से क्या प्रसिद्ध है, तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो आपको बताना है कि काकीनाडा दिया हुआ है, विरुधनगर दिया हुआ है, चन्नापटना दिया हुआ है और भदोही, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर इन संगत उद्योगों का विकास आपको देखने को मिलता है? चलिए जवाब दीजिएगा। काकीनाडा किस चीज से संबंधित है? कालीन, जूट, सूती वस्त्र, रेशम। चलिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का भदोही है। उत्तर प्रदेश का जो भदोही स्थान है, इसके बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो भदोही है ये कालीन के लिए, कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। तो डी का हो गया पहला, और जैसे ही डी का पहला हमने टिक किया, हमारा उत्तर निकल गया। चाहे हमें अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन हमारा उत्तर निकल गया क्योंकि डी का फर्स्ट सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। विरुधनगर की यदि हम बात करें तो विरुधनगर जो है ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद काकीनाडा की बात करें तो काकीनाडा जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, और चन्नापटना बचा है ये रेशम के लिए जाना जाता है। हालांकि चन्नापटना में खिलौने भी बनाए जाते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं, दोनों का मिलान करना है। केंद्र दिया हुआ है और उनके
संगत उद्योग दिए हुए हैं, जैसे आंवला स्थान दिया हुआ है, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, 4 स्थान दिए हुए हैं और इसी प्रकार से 4 उद्योग भी दिए हुए हैं। तो आपको जोड़ना है कि किस स्थान पर कौन सा उद्योग आपको देखने को मिलता है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। आंवला यहाँ पे पहला स्थान जो है, आंवला के बारे में बता दें, आंवला उर्वरक संयंत्रों के कारण प्रसिद्ध है। तो आंवला का संबंध तो हो गया उर्वरक। दूसरे स्थान पे है जो हम सबसे आसान देखें, कानपुर। कानपुर को विस्फोटकों के रूप में, विस्फोटक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। विस्फोटक यहाँ बहुतायत मात्रा में बनते हैं। और बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी जो संबंधित है ये है पॉली फाइबर से, और मोदीनगर जो संबंधित है ये रबर उद्योग से संबंधित है। तो आंवला हो गया आपका उर्वरक से संबंधित, मोदीनगर आपका हो गया रबर उद्योग से संबंधित, बाराबंकी आपका हो गया पॉली फाइबर से संबंधित, और कानपुर आपका संबंधित हो गया विस्फोटकों से। तो इस प्रकार से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। चलें इसको बताइएगा। यहां पर दिया है कुछ उद्योग और संबंधित केंद्र दिए हुए हैं। पूछा गया भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र कहां है, मशीन औजार उद्योगों का केंद्र कहां है, एल्युमिनियम का केंद्र कहां है और उर्वरक का केंद्र कहां है, और संबंधित स्थान भी दिए हुए हैं। चलिए बताइए। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे आपको बता दें, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1958 में रांची में की गई थी। तो इसका संबंध कहां से हो जाएगा, रांची से संबंध हो जाएगा। दूसरा है मशीन औजार से संबंधित, इसका 1953 में इसको बढ़ाया गया था और 1953 में हरियाणा के पिंजौर में इसको जोड़ा गया था। तो मशीन औजार से संबंधित उद्योगों का जो विकास है सर्वप्रथम वो 1953 में पिंजौर में किया गया था, जो कि हरियाणा से संबंधित है। इसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम संबंधित है रेनकूट से, और रेनकूट में आप जानते हो हिंडाल्को एक संस्था है। हिंडाल्को संस्था की जो स्थापना हुई थी वो रेनकूट में हुई थी, जिसका उद्योग था एल्युमिनियम से संबंधित उद्योगों के बारे में। उर्वरक की बात करें तो 1961 में जो सिंदरी नामक स्थान है, यहाँ पर उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए थे, और ये जो सिंदरी नामक स्थान है ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। चलें इसको बताएं। यहाँ पर भी हस्तशिल्प केंद्र दिए हुए हैं और संबंधित राज्य दिए हुए हैं। आपसे संबंधित राज्य के हस्तशिल्प के बारे में पूछा जा रहा है। चले बताएं। यहाँ पे कुछ हस्तशिल्प केंद्र हैं और संबंधित राज्य दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको बताना है। मोन, नलबाड़ी, पासीघाट और तुरा, 4 यहाँ पे दिए हुए हैं स्थान, और संबंधित यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं जो आपको टिक करना है। देखो यहाँ पे पहला स्थान जो आपको देखने को मिल रहा है मोन। मोन जो स्थान है ये आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में। कहाँ देखने को मिलेगा, नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। और नागालैंड में देखने को मिलेगा, ये तो आपका हो गया सबसे पहली बात स्थान का नाम। और दूसरी बात बता दें कि ये जो स्थान है, नागांव में जो लकड़ी के सबसे अच्छे कारीगर देखने को मिलते हैं, सबसे अच्छे वास्तुकार देखने को मिलते हैं, वो इसी स्थान से देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं लकड़ी में जो कारीगरी की जाती है वो इस स्थान से संबंधित है, और ये नागालैंड राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है नलवाड़ी। नलवाड़ी जो क्षेत्र है ये देखने को मिलता है आपको असम में, और यहाँ पर बांस आधारित पारंपरिक जो सामान हमारे होते हैं, पारंपरिक वस्त्र जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तीसरा स्थान है पासीघाट। पासीघाट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और इसके समीप में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है लाली वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पे एक नृत्य होता है जिसका नाम है पोनंग, ठीक है। तो पोनंग नृत्य कई बार पूछा गया है कि कहां से संदर्भित है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश से। फिर बात आई है तुरा। तुरा संबंधित है मेघालय से, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे कुछ स्थान है जैसे जरी के बटुए, भैरवगढ़ के प्रिंट, बाग की हस्तशिल्प और चंदेरी की साड़ियां। अब आपको संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं, टिक करना है। सभी के सभी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बताएं इनमें से कौन सा सही है। जरी का काम सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है इन चारों क्षेत्रों में से? तो जरी का जो काम है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है भोपाल में। तो जरी के बटुए ये संबंधित हो गए भोपाल से। दूसरा आता है भैरवगढ़ के प्रिंट, और भैरवगढ़ के जो प्रिंट हैं ये संबंधित हैं उज्जैन से। तीसरा आता है बाग की हस्तशिल्प, और बाग की जो हस्तशिल्प है ये संबंधित है धार से। और चंदेरी की जो साड़ियां हैं ये अशोकनगर से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके संबंधित क्षेत्रों के जो प्रमुख हस्तशिल्प हैं या उत्पाद हैं वो आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में हो गया। अब इसको बताएं कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठक है? चार इसमें नाम दिए हुए हैं, मटियार, चूना पत्थर, जिप्सम या राख। इनमें से सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? बताएं सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? चूना पत्थर, जिप्सम या राख? तो आपको बता दें सीमेंट का जो मुख्य संगठक है वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। बी विकल्प आपका सही उत्तर। इसको बताएं बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चार स्थान दिए हुए हैं, रेशम, चमड़ा, सीमेंट या जूट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बता दें ये जो डालमिया नगर है रोहतास जिले में है। रोहतास जिले में यह सोन नदी के तट पर स्थित शहर है, और डालमिया नगर जो है ये विशेषकर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को बताएं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा नगर कीटनाशक के हेतु प्रसिद्ध है? कीटनाशकों के संदर्भ में कौन सा नगर प्रसिद्ध है आपको बताना। जहां से कीटनाशक बनाए जाते हैं इनमें से कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? इन चारों में से कौन सा शहर है जो कीटनाशकों से संदर्भित है, मध्य प्रदेश से संदर्भित है, आपको बताना। तो इसका संबंध है भोपाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पुनः कुछ सूची दी हुई है और कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है सूची प्रथम में स्थान दिए हुए हैं, सूची सेकंड में कुछ उद्योग दिए हुए हैं। यहाँ पे जो स्थान दिए हुए हैं इनको संगत उद्योगों से मैच करना है, मिलान करना है। जैसे विशाखापट्टनम क्यों जाना जाता है, दूसरे स्थान पर है मूरी क्यों जाना जाता है, तीसरे स्थान पर है गुरुगांव क्यों जाना जाता है, ये गुड़वाल नहीं है ये गुरुग्राम है, और चौथे स्थान पर है पनकी। बताएं पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में है, कानपुर से पास में पड़ता है। तो बताएं इनमें से कौन सा संबंधित है। शाब्दिक त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, चले ये पेत निर्माण नहीं है, पोत निर्माण है, और ये गुरुग्राम है। बोले देखिए विशाखापट्टनम की यदि हम बात करें तो ये पोत निर्माण से संबंधित है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण से संबंधित है, और आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, कई बार मैंने खुद बताया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि हमारा पोत बनाने का एक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कारखाना है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम में। दूसरा है मूरी। मूरी ये संबंधित है झारखंड से, और ये एल्युमिनियम से संबंधित है, एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। तीसरा है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है ये मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारे कारखाने मोटर गाड़ियों को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और पनकी जो कि कानपुर का आप कह सकते हैं एक शहर है, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मैचिंग हो जाती है। इसको बताएं यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कुछ स्थान दिए हुए हैं जैसे रामागुंडम, चितरंजन, कोरबा और पिपरी। संबंधित जो उद्योग हैं उर्वरक उद्योग, लोकोमोटिव, एल्युमिनियम और कीटनाशक दवाएं। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार देखने को मिल रहे होंगे, और इसमें जो पिपरी है, पिपरी जो स्थान है ये जल विद्युत के लिए उत्तर प्रदेश में चर्चा में है, चर्चा में रहता है। तो यही गलत है, क्योंकि पिपरी का संबंध जल विद्युत से है, ना कि कीटनाशक दवाओं से। चलिए इसको बताएं
यहाँ पे कुछ सूची दी हुई है और कुछ संबंधित नगर दिए हुए हैं, जैसे ब्रज, राजनगर, कैमूर, हल्दिया, फूलपुर और संबंधित उद्योग दिए हुए हैं, सीमेंट उद्योग, उर्वरक, पेट्रोल, रसायन, कागज। तो आपको टिक करना है और उस आधार पर अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें, फास्ट बताइएगा। चलिए जवाब दीजिए। अब इसमें पहला है ब्रजराज नगर। ब्रजराज नगर आपको देखने को मिलता है ओडिशा में। कहाँ देखने को मिलता है? ओडिशा में देखने को मिलता है। और ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है कागज उद्योग से। दूसरा है कैमूर एमपी। कैमूर एमपी ये संबंधित है सीमेंट उद्योग से। तीसरा है हल्दिया, और हल्दिया संबंधित है पेट्रोल रसायन से। और चौथा है फूलपुर, और फूलपुर संबंधित है आपके कागज उद्योग से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। इसको बताएं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 सूचियां दी हुई हैं, दोनों का मिलान करना है। चलें, 2 सूचियां यहां पर दी हुई हैं और दोनों का मिलान करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, और ये 4 दिए हुए हैं। इनसे संबंधित कुछ स्थान है वो आपको बताना है। सबसे पहला इसमें आप सब परिचित होंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जो कि दिल्ली में आप कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दूसरा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो संबंधित है ये उदयपुर से संबंधित है। और तीसरा भी महत्वपूर्ण है, तीसरा हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो संबंध है वो है रांची से। तो इस आधार पे आप टिक कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में यदि पता है तो आप इस उत्तर का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कि ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और ए का चौथा सिर्फ 2 विकल्पों में दिया हुआ है। और यदि आपको पता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर से संबंधित है तो तुरंत आपका जवाब सी विकल्प के रूप में निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार के जो हमारी संस्थाएं हैं वो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसको बताएं, यहाँ पे कुछ उद्योग हैं और उनके केंद्र दिए हुए हैं। चलिए बताएं, जैसे रेशम वस्त्र, पेट्रोल रसायन, उर्वरक, औषधि निर्माण, और कुछ केंद्र हैं जवाहर नगर, तलचर, मैसूर और ऋषिकेश। इनमें से आपको मैच करना है, आप बताएं। चलिए, रेशम वस्त्र, पेट्रोल रसायन, उर्वरक, औषधि निर्माण। चलिए, अब इसमें जैसे रेशम वस्त्र देख रहे हैं। रेशम वस्त्र के लिए जो इनमें से संबंधित स्थान है वो है मैसूर, कर्नाटक का क्षेत्र है, और रेशम वस्त्र के लिए ये जाना जाता है। पेट्रोल रसायन की यदि हम बात करते हैं तो पेट्रोल रसायन के लिए जवाहर नगर जो क्षेत्र है ये जाना जाता है। फिर बात आता है उर्वरक। उर्वरक के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए भी आपका जो मैसूर का क्षेत्र है वो जाना जाता है। और औषधि निर्माण के लिए जो है वो ऋषिकेश का क्षेत्र जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। और इस प्रकार का जो सेशन होता है, क्योंकि अब एक दिन आपने देख लिया भूगोल से संबंधित प्रश्न, कल आप जो प्रश्न देखेंगे वो इतिहास से संबंधित प्रश्न आप कल की कक्षा में देखेंगे। और उसके बाद लगातार 2 दिन विगत वर्षों के प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। और विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस बार हम जो प्रश्न देखेंगे वो हम देखेंगे यूके ट्रिपल एससी से संबंधित प्रश्न, क्योंकि पिछले सप्ताह हम देखे थे यूके पीएससी से संबंधित प्रश्नों को। तो इस बार हम देखेंगे यूके ट्रिपल एससी से संबंधित प्रश्नों को कि किस प्रकार से समूह ग की परीक्षाओं में उत्तराखंड में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि समूह ग की कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो उसके संदर्भ में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। और जितना आपको आज बताया गया, स्टार्टिंग के 8 से 10 प्रश्नों में
काफ़ी डिटेल जानकारी आपको दी गई थी विभिन्न संदर्भों से जोड़कर, तो उसके जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप में जैसे शेयर करते हैं उसी प्रकार से आज भी आपको शेयर करना है। 4 से 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं होमवर्क के रूप में, उनका भी आपको अध्ययन करना है, उनको भी हल करके शेयर करना है। यदि आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के दौरान रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है पढ़ाई करना, जितना ज़रूरी है आंसर राइटिंग करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के आप मान के चलिए जो आपका आउटपुट है वो 10% भी नहीं होगा। तो रिवीजन को प्रमुखता से समय दीजिए और रिवीजन के माध्यम से चीज़ें जो हैं आपकी वो बेहतर होती जाएंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।